नमस्कार दोस्तों, आज हम उद्देशिका यानी प्रस्तावना इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देशिका क्या है या प्रस्तावना क्या है, प्रीएम्बल्स क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। उद्देशिका या प्रस्तावना, पहली बात हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये कहाँ से ली गई है। उद्देशिका या प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? उद्देशिका या प्रस्तावना ये अमेरिका से ली गई है। उद्देशिका या प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। पहली बात हमें ये याद रखनी है कि उद्देशिका या फिर प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। जबकि इसकी जो भाषा है, ये भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों प्रश्नों में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि उद्देशिका प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। जबकि इसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है ना। अब उद्देशिका वास्तविक रूप से है क्या? ये भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में पूर्ण रूप से सार लिखा गया है। इसका पूरा निचोड़ लिखा गया है। ठीक है ना। तो उद्देशिका एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये उद्देशिका हमारे अमेरिका से ली गई है और इसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब इसकी हम पढ़ते हैं शुरुआत। जैसे उद्देशिका की शुरुआत कैसे हुई, प्रस्तावना की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जब संविधान बन रहा था। जैसे संविधान बनना शुरुआत की हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है ना। सच्चिदानंद एस थे, उसके अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उसके स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका पेश की, एक उद्देश्य पेश किया था। ये आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देशिका किसने पेश की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। ठीक है ना। कब पेश की थी? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी उद्देशिका को, इसी प्रस्तावना को, डेट याद रखनी है आपको, 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया या फिर इसे स्वीकृत किया। ये डेट, दोनों जो डेट है वो आपको याद रखनी है। पहली बात है कि भाई संविधान, इसके उद्देशिका को कब, जैसे इसको संविधान में इसे अंगीकृत किया या संविधान में इसे पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि इसे अपनाया कब था? 22 जनवरी 1947 को इसे अपनाया या इसे स्वीकृति मिली थी। तो ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब उद्देशिका ये सार हमारे चलता कैसे हैं? जैसे संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना, इसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई है? हम कहते हैं ये सार है, निचोड़ है। तो कैसे है? कौन कौन सी इसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है जो हमें संपूर्ण संविधान का, संपूर्ण देश का इसमें सार, एक निचोड़ बताया गया है। तो पहली बात हम पढ़ते हैं कि उद्देशिका जो हर किताब के पीछे लिखी होती है, प्रस्तावना लिखी होती है, उसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला देखो, इसमें शुरुआत में क्या लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत को, इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है कि उद्देशिका में कौन कौन से शब्द लिखे गए, इनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। पहली बात क्या लिखी है कि हम भारत के लोग, भारत को, देखो यहाँ से हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि इसमें संविधान बनाने वाले भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, इसको लागू करने वाले भारत की जनता है। ठीक है ना। तो इसमें ये सवाल कई बार एग्जामों में पूछते हैं, ये भारत जो शब्द है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है?
तो आपको आंसर देना है 2। अब उद्देश्य हम पढ़ेंगे। इस उद्देशिका में ये भारत जो शब्द है ना, इसका कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि हम भारत के लोग भारत को, इसके जस्ट आगे लिखा है हम भारत को संपूर्ण, 5 तरह की इसमें विशेषता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो उद्देशिका में देखो कौन कौन से शब्द लिखे हैं। पहले आपको ये बात ऊपर वाली याद रखनी है, फिर यहाँ से उद्देशिका हम जहाँ से शुरुआत करते हैं उसमें कौन कौन शब्द लिखे गए, उन शब्दों का क्या महत्व होता है। जैसे पहला इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को, तो इसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, 5 तरह की इसमें विशेषता है जो आपको याद रखनी है, 3, 4 और 1, 5। पहली कौन? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इस पर भारत के आंतरिक देश के अंदर या फिर देश के बाहर किसी, जैसे कोई भी यहाँ पर निर्णय लेना है तो किसी देश से या किसी बाहरी व्यक्ति से हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रभुत्व संपन्न देश। ठीक नहीं है? पहली विशेषता हो गई। यदि भारत देश में किसी तरह का यदि हमें कोई निर्णय लेना है, आंतरिक निर्णय हो चाहे बाहरी निर्णय हो, हमें किसी दूसरे देश से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है समाजवाद। एक गांधी जी की विचारधारा मान सकते हैं, नेहरू जी की विचारधारा मान सकते हैं कि भारत एक समाजवाद देश है। यहाँ पर सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी जो चीजें हैं वो समाज के हर वर्ग में बराबर हिस्सों में बंटनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये हमारे समाजवाद को भारत बढ़ावा देता है। तीसरी बात है पंथ निरपेक्ष, यानी ये वैसे मूल संविधान में इसमें नहीं जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष यानी सभी धर्मों को समान मानना। भारत देश का कोई विशेष धर्म नहीं है कि भाई हमारा ये विशेष यही धर्म है। जैसे हम दूसरे देशों की बात करें तो वो अपने एक विशेष धर्म को मानकर चलते हैं। जैसे अपने खुद के कंट्रीज को, पाकिस्तान की हम बात करें तो वो एक मुस्लिम कंट्रीज है, तो मुस्लिम धर्म को उन्होंने मान्यता दे रखी है। वैसे भारत देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान माना गया है। ठीक है ना? अब ऐसे यहाँ पर 80-90-88% यहाँ पर लगभग हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस देश को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से हिंदूवादी देश है। यहाँ पर सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी धर्म है उन सभी धर्मों को यहाँ पर समान दर्जा दे रखा है। तो ये हो गई इसकी भाई तीसरी विशेषता, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। ये भी बातें किसमें लिखी गई है? हमारे उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में लिखी गई है। चौथी बात है कि लोकतांत्रिक, यानी इसमें लोकतंत्र का हम मान सकते हैं। लोकतंत्र क्या था? लोग यानी जनता, और तंत्र का मतलब मान सकते हैं शासन, यानी जनता का शासन। यहाँ पर शासन किसका चल रहा है? जनता का शासन। इब्राहिम लिंकन की परिभाषा आपको याद ही होगी, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाए गए शासन ही क्या होगा? लोकतंत्र होगा। यहाँ पर जो शासन होगा वो किसका होगा? जनता का होगा। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संपूर्ण सत्ता जनता के हाथ में दे रखी है। इसलिए भारतीय संविधान की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। और चौथी बात है गणराज्य। क्या है? गणराज्य। गणराज्य जैसे यहाँ का राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा ना, वो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है ना? प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाएगा, वो होगा हमारा गणराज्य। क्या होगा? गणराज्य। ठीक है ना? जैसे हम राजतंत्र में क्या होता है? वंशानुगत होती है, राजा का बड़ा राजा बन जाता है, लेकिन भारत देश गणराज्य है। भारत देश क्या है? गणराज्य। यहाँ का जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष बनते हैं वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है ना? तो ये बातें आपको इसमें 5 याद रखनी है। तो हमारी प्रस्तावना में क्या बात पड़ेगी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है ना? फिर इसमें 3 तरह के न्याय की व्यवस्था दे रखी है। 3 तरह का न्याय कौन सा होगा वो भी आपको ध्यान रखना होगा। न्याय पहला है समाजवाद, सामाजिक
सॉरी सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक और वे राजनीतिक, ठीक है। ये हो गया हमारा न्याय। तो 3 तरह का इसमें न्याय की व्यवस्था दे रखी है, ये भी हमें याद रखनी है, ठीक है ना। कौन कौन सी बातें हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय की कितनी व्यवस्था है? 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कैसे? यानी समाज में हर वर्ग को समाज में आगे बढ़ने का बराबर हित, बराबर न्याय मिलेगा। रुपए, पैसे, धन संपत्ति के आधार पर हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। और राजनीति में हर तरह के पद पाने का, वोट देने के अधिकारों में मान सकते हैं, या किसी भी बड़े राजनीतिक पद धारण करने में पूर्ण रूप से उसे क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में 3 तरह की क्या दे रखी है? न्याय की व्यवस्था दे रखी है, ठीक है ना। कौन कौन सी है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। कौन कौन सी हो गई? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और 5 तरह की इसमें जो विशेषता दे रखी है हमारे इसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है ना। एक बार वापिस इसका निचोड़ देख लो वापिस। उद्देशिका, प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रबंध हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से ली गई है उद्देशिका प्रस्तावना? कई बार एग्जामों में सवाल पूछते हैं कि उद्देशिका या प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, ठीक है। अब इसकी भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है ना। ये प्रस्तावना भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से सार है, निचोड़ है, एक आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है, ठीक है ना। तो इसमें संपूर्ण बातें इसमें लिखी गई है। कौन कौन सी बातें? शुरुआत हम करते हैं इसमें कि शुरुआत कब हुई इसकी? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य पेश किया था, ठीक है ना। इस उद्देश्य को 22 जनवरी 1939 को इसे अपनाया या फिर इसे स्वीकार किया गया था। तो उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है, या उद्देश्य में कौन कौन सी बातें लिखी? शुरुआत कहाँ से गई है? हम भारत के लोग भारत को। तो यहाँ तक देखते हैं तो पूरे इसमें उद्देशिका में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। और इसमें 5 तरह कौन कौन सी विशेषता दे रखी है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पूर्ण रूप से क्या मिलेगा भाई? न्याय मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी। आगे देखो कौन कौन से होंगे। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? इसमें देख लो, जिस तरह से आपने पढ़ा न्याय 3 तरह के पढ़े थे, विशेषता भी पढ़ी है। अब इसमें स्वतंत्रता, कौन कौन सी स्वतंत्रता? जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, तो ये आपको इसमें 5 तरह की बातें याद रखनी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 5 तरह की बातें कौन कौन सी दे रखी है? इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की इसमें पूर्ण रूप से क्या दे रखी है? स्वतंत्रता दे रखी है। 3 तरह के इसमें विचार, इसमें अभी तो न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 तरह की इसमें स्वतंत्रता है कि व्यक्ति को कौन कौन से जैसे स्वतंत्र है? अपने विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की इसमें क्या दे रखी है? स्वतंत्रता दे रखी है। इसके अलावा इसमें समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की इसमें समानता दे रखी है। क्या दे रखी है? समानता। यह भी आपको बात याद रखनी। इसमें प्रतिष्ठा व अवसर की, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से अवसर मिलेगा। अवसर की इसमें क्या दे रखी है? समानता दे रखी है, ठीक है ना। तो ऊपर में कौन सा स्वतंत्रता कौन हो जाएगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये इसकी स्वतंत्रता हो जाएगी। और इसमें प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, ठीक है ना। इसके अलावा गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता,
राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने की बंधुता, यानी आपस में भाईचारे की भावना रखने की बंधुत्व की भावना। कौन सी भावना? बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना। तो ये बातें हमारे भारतीय संविधान में दे रखी है। वापिस तक स्वतंत्रता कौन कौन सी स्वतंत्रता हो, हमारे ये सवाल अक्सर हमारे क्रम से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता दे रखी है इसमें। प्रतिष्ठा व अवसर की इसमें समानता दे रखी है। उद्देशिका में गरिमा व राष्ट्र की इसमें एकता और अखंडता को बनाए रखने की इसमें क्या है? बंधुत्व की भावना है, भाईचारे की इसमें भावना दे रखी है। आपस में भाईचारे की भावना के हिसाब से व्यक्ति को काम करना चाहिए। ये भारतीय संविधान की एक बातें मान सकते हैं, इसकी उद्देशिका एक निचोड़ मान सकते हैं। और इसके बाद में अंत में उसमें यह लिखा है कि हम इस संपूर्ण संविधान को मार्क्सिस्ट मान सकते हैं हिंदी में, या फिर 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को इस संपूर्ण संविधान को यदि हम मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी सम्मत, ये विक्रमी सम्मत मानना अपना, विक्रमी सम्मत है, सम्मत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, आगे लिख देते हैं, इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिकृत और अधिनियम और आत्मवित करते हैं। ये तीन तरह की बातें करते हैं इसमें, अंगीकार, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं, ठीक है ना। ये संविधान के पूर्ण रूप से क्या मान सकते हैं? सार मान सकते हैं, एक इसका निचोड़ मान सकते हैं। यहाँ तक कि हम बात करें 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर इस दिन क्या हो गया था भाई? तैयार हो गया था। तो इस दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाएंगे? संविधान दिवस। तो संविधान दिवस को मनाएंगे 26 नवंबर को, ठीक है ना। और संपूर्ण संविधान ये बनकर हमारा तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है ना। और इस संविधान में बनने में टोटल कितना समय लगा भाई? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें क्या लगा था? समय लगा था, ठीक है। तो ये थी हमारे उद्देशिका या फिर प्रस्तावना और प्रस्तावना की सार। अब इसमें कौन कौन से विघ्न उत्पन्न हुए थे, कौन कौन सी इसमें समस्या उत्पन्न हुई थी, वो पढ़ लेते हैं। एक बार इसका वापस थोड़ा देख लो। संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका के बारे में शुरुआत में कौन कौन सी बातें लिखी गई थी कि भाई हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की इसमें स्वतंत्रता दे रखी है। इसमें प्रतिष्ठा व अवसर की इसमें भी समानता दे रखी है। व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, देश में एकता स्थापित करने के लिए इसमें राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुता, भाईचारे की भावना दे रखी है। ये सभी बातें इसमें की है। और आगे लिखा है हम 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 को विक्रमी सम्मत है। इसको हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित करते हैं, ठीक है ना। तो ये संविधान की पूर्ण रूप से बातें लिख गई है। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान को इसमें इसे पूर्ण रूप से ये लागू कब हुआ था? तैयार तो हो गया हमारा इस दिन, जबकि लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। और इस दिन हम क्या मना सकते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान बनने में पूरा कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ठीक है। अब ये संविधान पूर्ण रूप से हमारे सामने बढ़कर तैयार हो गया था। अब देखना यह है कि भाई संविधान में इस प्रस्तावना को लोगों ने माना या फिर नहीं माना,
या लोगों ने कई ने कहा कि ये संविधान प्रस्तावना का भाग है या फिर नहीं है, इसके बारे में बहुत सारे वाद विवाद उठे, विवाद हुए। तो कौन कौन से विवाद हुए उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहली बात, सबसे पहले एक मामला था, इस मामले को आपको याद रखना है, बेरुबाड़ी मामला, बंगाल से संबंधित बेरुबाड़ी मामला बंगाल 1960 में। जैसे ये प्रस्तावना हमारी बनी तैयार हो गई आई, तो इसमें ये बताया गया था कि भाई जो ये प्रस्तावना है उद्देशिका, ये संविधान का भाग है या नहीं है, संविधान का एक अंग है या नहीं है। तो जब ये मामला उठा, बेरुबाड़ी मामला कहाँ संबंधित था, बंगाल संबंधित था। कब उठा था, 1960 में। तो उस समय इसने साफ मना कर दिया था, साफ मना कर दिया था कि प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। क्या कह दिया था, लिख देता हूं मैं आपको, प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग नहीं है। तो सबसे पहले बेरुबाड़ी मामला जो बंगाल संबंधित था 1960 में होता, उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है या उसका अंग नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर केशवानंद भारती मामला बनाम केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल 24 अप्रैल 1973 संबंधित, याद रखना इस मामले को। केशवानंद भारती मामला केरल संबंधित था 24 अप्रैल 1973 को। वापिस एक 13 सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें इसके बारे में विस्तार से मंथन किया गया था और फिर जाके ये बातें बताई गई थी इसमें कि भाई ये है जो हमारा उद्देशिका है प्रस्तावना, ये संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। तो इसे प्रस्तावना को संविधान उद्देशिका को भाग का माना भाई 1973 में। उसमें यह कहा था कि संविधान प्रस्तावना का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं और इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसमें दोनों जो मुद्दे हैं इनको महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। पहली बात है कि भाई बेरुबाड़ी मामला किससे संबंधित था, बंगाल संबंधित था। कब हुआ था, 1960 में। क्या बातें बताई थी उस समय, यह कहा गया था कि भाई प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी मामला केशवानंद भारती बनाम केरला से संबंधित था 24 अप्रैल 1973 को। इसमें 13 सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रस्तावना उद्देशिका प्रीएम्बल्स संविधान का एक भाग है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक बार संशोधन भी हुआ था, वो संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में सवाल पूछ लेते हैं। तो इस बात को आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। कौन सी बात होगी वो, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। संशोधन का मतलब आप समझ ही रहे हो, संशोधन यानी फेरबदल। आर्टिकल नंबर 367 में स्पष्ट रूप से बातें लिखी गई है कि हम संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस प्रस्तावना में, इस उद्देशिका में, इस प्रीएम्बल्स में एक बार क्या किया गया था, संशोधन या फिर फेरबदल किया गया था। आपको ये याद रखना है। और इसमें फेरबदल, इस प्रस्तावना में जो हमने अभी अभी पूर्ण रूप से पढ़ी थी, इस प्रस्तावना में फेरबदल किया और इसमें एक बार क्या किया गया था, संशोधन फेरबदल। कब किया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 3। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता।
और अखंडता, ये तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें संशोधन कब किया गया प्रश्न आ जाता है, तो क्या आंसर लोगे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो प्रस्तावना में उस समय कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो मामले इसमें कितने थे? 2 थे। कौन कौन से? पहला कौन सा था? बेरुबाड़ी मामला 1960 में हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग नहीं है। जबकि दूसरा मामला 1973 में, कौन सा मामला था? केशवानंद भारती मामला, केरल संबंधित 24 अप्रैल 1973 में, और उसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। संशोधन यानी फेरबदल। संशोधन की प्रक्रिया कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल पूछ ले तो आपको आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 में संविधान में क्या कर सकते हैं? फेरबदल कर सकते हैं। इस संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, ठीक है ना। इसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ठीक है। अब इसमें इस प्रस्तावना को किन किन व्यक्तियों ने, कौन कौन से इसको अच्छी तरीके से परिभाषित किया है वो देखो। कुछ व्यक्तियों ने इसकी बढ़िया सी परिभाषा दे रखी है। उन व्यक्तियों के हम नाम और उन्होंने इसके बारे में क्या क्या बातें बताई है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं N.A. पालकीवाला के बारे में। N.A. पालकीवाला के संबंध में इसने इसकी बढ़िया सी परिभाषा दी है कि उद्देशिका प्रस्तावना, भारतीय संविधान की बात करें, इसमें प्रस्तावना की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसने इस प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड, इसको आइडेंटिटी कार्ड यानी परिचय पत्र, इसको परिचय पत्र का, इसको क्या कहा भाई? परिचय पत्र। ये आपको याद रखना है कि N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका या प्रस्तावना को किस नाम से संबोधित किया गया था? आइडेंटिटी कार्ड यानी परिचय पत्र के नाम से संशोधित किया गया था। ये भी सवाल का सर परीक्षा में पूछ लेते हैं। K.M. मुंशी, ये भी एक इस व्यक्ति ने इसके प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? इसने कहा कि प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना एक राजनीतिक कुंडली है। प्रस्तावना क्या भाई? राजनीतिक कुंडली का है, या फिर इसे इसने क्या कहा भाई? जन्म कुंडली का। क्या कहा है? जन्म कुंडली। तो ये भी आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। और तीसरी हम बात करें ठाकुरदास भार्गव की। ठाकुरदास भार्गव, ठीक है ना। तो ठाकुरदास भार्गव ने इसकी अच्छी सी परिभाषा दे रखी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूर्ण रूप से ये संविधान है, संविधान की एक आत्मा मान सकते हैं। इसे इसने किस नाम से पुकारा भाई? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा से इसे संबोधित किया गया है। तो ये बातें आपको याद रखने, किस व्यक्ति ने इस प्रस्तावना के बारे में क्या शब्द कहा था, ठीक है ना। तो N.A. पालकीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड अर्थात परिचय पत्र के नाम से संबोधित किया था। K.M. मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली के नाम से संबोधित किया था। और तीसरा ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा के नाम से संबोधित किया था, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको याद रखनी है। थोड़ा सा हम इसका वापस क्या कर लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। शुरुआत हम कर सकते हैं। उद्देशिका या फिर प्रस्तावना क्या है, ये शुरुआत कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो उद्देशिका अमेरिका से ली गई है, ठीक है। उद्देशिका हम क्या कह सकते हैं? प्रस्तावना कह सकते हैं। ये अमेरिका से ली गई है। इसकी भाषा जो कौन सी होगी वो हमारी होगी, जो भाषा ली गई वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। शुरुआत में प्रस्तावना जो पेश की गई थी वो किसने पेश की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई थी। और प्रस्तावना की हम बात करें तो प्रस्तावना के शुरुआत में जो कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं? हम भारत के लोग,
भारत को, तो संपूर्ण प्रस्तावना में भारत शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण 5 तरह की जो विशेषता थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके विस्तार से हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है, इसमें 5 तरह के जो इसमें 3 तरह के इसके बाद में न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 तरह की इसमें समानताएं थी, जैसे स्वतंत्रताएं थी, जैसे इसमें कौन कौन से मानेंगे? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर इसमें समानता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता या फिर समानता। फिर ये संपूर्ण व्यक्ति में वैचारिक भावना, यानी राष्ट्र की गरिमा, एकता व अखंडता को बनाए रखने की, बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, ये सब बातें इसमें मिलकर और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था, आत्मवेद किया गया था। और यदि दूसरे भाषा में जैसे हम देखते हैं तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को इसे पूर्ण रूप से बनाकर इसे तैयार कर दिया गया था। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? अभी अपने पढ़ा, 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और यदि आपको सवाल पूछ लेते हैं कि इस दिन कितने हमारे आर्टिकल अनुच्छेद लागू हुए थे, तो ये भी आपको याद रखना, इस दिन 16 आर्टिकल इसमें क्या हुए थे? लागू हुए थे। कितने हुए थे? 16 आर्टिकल इसमें लागू हुए थे। ठीक है ना। और ये बढ़ने के बाद में यदि हम प्रस्तावना की हम आगे की बात करें तो प्रस्तावना में शुरुआत में कोई संशोधन नहीं हुए थे, अभी ये पढ़ा था हमने। और एक मामला था 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है, तो 1960 में बेरूबाड़ी मामला 1960 में था, उसमें ये स्पष्ट कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। और फिर 1973 में एक 13 सदस्यों की बैठक हुई थी 1973 में 24 अप्रैल को, तो उसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। और फिर इसमें एक बार संशोधन हुआ, कौन संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें ये 3 शब्द इसमें नए जोड़े थे, वो आपको याद रखना है। कौन कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इसमें 3 शब्द नए जोड़े गए थे। तो संविधान में एक बार संशोधन हुआ था और उस संशोधन में 3 शब्द जोड़ दिए गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है। और कुछ व्यक्तियों ने इसकी अच्छी सी परिभाषा दी। कौन कौन सी दी है? जैसे N.A. पालकेवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड या फिर परिचय पत्र के नाम से संबोधित किया था। K.M. मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली या फिर इसे जन्म कुंडली के नाम से संबोधित किया था। और तीसरा ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की क्या कहा? आत्मा का। ठीक है ना। तो ये थी हमारी प्रस्तावना, और प्रस्तावना से महत्वपूर्ण इसके क्या थे? प्रश्न। ठीक है, धन्यवाद।